मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है। सभी के सभी पार्टियां, सभी के सभी दल अपने अपने क्षेत्रों में मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं और अपने पाले में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में दल के भारतीय जनता पार्टी अच्छे कैडर के पुराने कार्यकर्ता आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और इनसे हम पूछेंगे जन के मन की बात। साथी हैं भाई संतोष जायसवाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारी हैं। हम आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चूंकि सत्ताधारी का दायित्व होता है जवाब देना और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसका पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हैं संतोष जायसवाल जी। जनता पार्टी के संतोष जायसवाल जी से जी अभी आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के अविनाश सिंह जी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं, कुछ आरोप लगाए हैं और कुछ आरोप शकील अंसारी जी ने लगाए हैं बसपा के। इनके आरोप का हम चाहते हैं कि आप खंडन करें या जवाब दे दें। तो पहला आरोप आपका यह था, आपकी पार्टी पर यह था, क्योंकि आप सत्ता में हैं, जवाब देने का दायित्व आपका बनता है। क्या आप ये बताएंगे कि इस बार के चुनाव में बीजेपी बनाम बीएसपी होने वाला है, जैसा कि आपने कहा? सबसे पहले तो आपके इस कार्यक्रम जन के मन की बात और मूल बिंदु चैनल पे जो श्रोता यहाँ बैठे हैं और जो लोग इस चैनल के माध्यम से हम सबकी बातों को सुन रहे हैं, उन सबका स्वागत है उन लोगों का। आपने कहा कि बसपा बनाम भाजपा चुनाव होने जा रहा है। जी। आपने पूछा है। देखिए, हम मतलब भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में है और जितनी भी पार्टियां विपक्ष में हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, तो सबकी लड़ाई हम ही से है जी। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे जितनी सारे दल मिलके कोई गठबंधन बनाए हैं जी, सब सत्ताधारी पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से सब लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भाजपा और बसपा के बीच का ही चुनाव है। कहीं सपा लड़ रही है, कहीं बसपा लड़ रही है, कहीं कांग्रेस की, यानी हर सीट पे कोई न कोई लड़ रहा है और सबको भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना। जी हाँ। चलिए, दूसरा प्रश्न ये था, इनका आरोप था कि कोविड का जब समय चल रहा था तो सत्ताधारी पार्टी तो अपने मीटिंग और कार्यक्रम करा रही थी जिला स्तर पर, लेकिन बाकी विरोधियों को उनके कार्यक्रमों की अनुमति नहीं मिल रही थी, रोका जा रहा था। देखिए, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार है और उस समय चूंकि लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, हमको जहाँ तक याद आ रहा है, और लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया था क्योंकि वो दौर महामारी का था। और बहुत दिनों बाद जैसे कभी सुना जाता था कि हैजा और प्लेग आता था तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, लोग मर जाते थे। तो उस तरह की स्थिति न बन जाए, सरकार ने प्रिकॉशन लिया, एहतियात बरतने का काम किया और सबको इस बात के लिए सजग किया कि यह महामारी है, इससे आपको बचना बहुत जरूरी है। जान है तो जहान है। तो उसमें कोई ऐसा भेदभाव की बात नहीं थी, सबको रोका गया था। चाहे जिस पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भाजपा के भी सारे कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए गए थे उसी तरह से। और हमने एक दिन आपको बताया था वैसे भी कि जनता ने स्वतः संज्ञान लिया था कि हमको भीड़ नहीं लगाना है, हमको रैली नहीं करना है, हमको सभा नहीं करना है। अब आज फिर से उस बात को ताजा किया जाए और आरोप लगाया जाए कि हमको यह करने से, रैली और सभा करने से रोका गया। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसा ये कह रहे हैं कि अपने आप सत्ताधारी पार्टी तो अपने मीटिंग कर ले रही थी और वो नहीं कर पा रहे थे। देखिए, अगर हम गलती करेंगे तो दूसरे को गलती करने से नहीं रोक सकते, हमारा फिर अधिकार नहीं है, यानी और कॉन्सेंस नहीं अलाउ करेगा। तो हम पहले अपने आप को रोके, तब हम दूसरे को रोकने की बात की। अगला है, दोनों पार्टियों ने किया है
सपा ने भी और बहुजन समाज पार्टी ने भी कहा है कि आपकी सरकार बेरोजगारी पर पूरी तरीके से फेल रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, हमारी सरकार जब से बनी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। हमने वादा किया था कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, जी जैसा कि हमारे साथी ने बताया। हमने जितना रोजगार देने की बात कही थी, उससे कहीं ज्यादा जी देश में नौजवानों को रोजगार मिला है और इस सरकार ने वो रोजगार मुहैया कराया है। हम गिन के हम केवल आंकड़ों पे बात न करें। आप देखिए, सरकार ने जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुद्रा बैंक योजना, तो जैसे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार की ये सोच है कि हम एक व्यक्ति को यदि रोजगार देंगे तो वो अकेले अपनी जीविका केवल चलाएगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति स्वरोजगार करेगा तो कई परिवारों में खुशहाली लाने का काम करेगा। वह केवल कर्मचारी नहीं होगा, वह अपना काम जब खड़ा करेगा तो मालिक होगा अपने काम का, और अपने काम से में ना जाने कितने लोगों को अपने काम की क्षमता के अनुसार 10, 5, 20, 25, 50 ऐसे तमाम जैसे उसका विस्तार होगा उसके काम का, और भी लोगों को काम देगा, वो रोजगार देगा। जी हाँ। ठीक है। अगला आरोप है कि किसान सम्मेलन में आपकी सरकार ने 750 किसानों की मृत्यु हुई, उसकी जिम्मेदार है आपकी सरकार। देखिए, चूंकि सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की है, कहीं भी कोई दुर्घटना होगी तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार होती है, और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए चुनी गई सरकार है और जनता की सरकार है। तो देश में कोई भी घटना दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है जी। और उसके आधार पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वह कार्रवाई सरकार करती भी है। पकौड़ा बेचने वाले से जाके पूछिए कि आप दिन में कितना कमाते हैं, अगर वो बताता है, और आप उसकी क्वालिफिकेशन पूछिए, वो कहेगा भैया हम हाई स्कूल फेल हैं, कक्षा 8 पास किया, 9 पास किया, हाई स्कूल पास नहीं कर पाए, तो उसको कोई रोजगार सरकारी मिला नहीं, तो वो चाय की दुकान कर लिया, समोसे की दुकान कर लिया, पकौड़े की दुकान कर लिया, और उससे वो अपने परिवार का जीविका चला रहा है। तो ये कहां से खराबी है? हम एमबीए और एमसीए किए हुए बच्चों को पकौड़ा तलने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। अब किसानों की सुविधाओं पे बात हुई, एमएसपी पर बात हुई, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, किसान का सम्मान हमेशा हुआ है देश में और हमेशा होता रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। इसलिए कि किसान कोई अलग कोई कौम नहीं है। किसान हाँ, घर घर हर सबके घर में किसानी है, सबके घर में खेती है, तो किसान देश का अंग है ना। लगभग हर नागरिक किसान, हर नागरिक किसान है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि किसान के साथ कोई बदसलूकी हो रही है, किसान का हक मारा जा रहा है। जो एक कृषि का एक अलग बजट ही बनता है किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे सरकार प्रदेश की हो और चाहे केंद्र की सरकार हो। अब चूंकि जो मांगे हैं किसानों की, वो पता है कि क्या मांग है और उनकी मांग पे सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कुछ मांगे जायज भी होती हैं, कुछ मांगे सरकार को दिक्कत भी पैदा करती हैं, क्योंकि सरकार को सबको साथ लेके चलना होता है। तो सरकार संतुलन बना के काम करती है, तो उस संतुलन बनाने में कुछ समय भी लग सकता है, तो थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है, थोड़े धैर्य की जरूरत होती है। अब चूंकि उस आंदोलन में उसको राजनीतिक रूप भी देने का काम किया जाता है, किसी भी आंदोलन को, सरकार के खिलाफ जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें जो विपक्ष होता है, वो विपक्ष तो उसमें से तलाशता है कि हम अपनी रोटी कहां सेक सकते हैं, राजनीति की अपनी रोटी कहां सेक सकते हैं। तो उसमें कभी कभी विपक्ष मिसगाइड करता है, गुमराह करता है, और जो दिशा है आंदोलन की वो गलत दिशा में भी जाने लगता है आंदोलन।
और सरकार उसको कंट्रोल करती है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कोई बात न बिगड़ने पाए। आंदोलन सही दिशा में है तो ठीक है, अगर गलत दिशा में आंदोलन जा रहा है, विपक्ष के लोग अगर उसका नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि सरकार उसको रोके। जी जी जी। अभी आपने आरोप लगाया कि आप राम के नाम को बेच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम के नाम को बेचने की क्या बात है। कभी इन लोगों कभी कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी वाले राम के व्यापारी। भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के व्यापारी नहीं है, बल्कि राम के पुजारी हैं। ठीक है जी और जब राम मंदिर नहीं बना था तो यही विपक्ष हमेशा पूछता था कि भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग बार बार ये कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये विपक्ष हमेशा जो है ये कहता तारीख नहीं कहता था, पूछता था, सवाल पूछता था। लेकिन हमने राम मंदिर बनाया तो हमने राम मंदिर बनाई और तारीख भी बताई, और वहीं बनाई जहां हमने जगह बताई। जी। एक आरोप आप पर और लगा है कि सरकारी कर्मचारियों को आप जबरन रिटायर कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी अगर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहता है तो कोई भी सरकार उसको नहीं रोकती है। यह प्राविधान है, ये व्यवस्था में है। जी। और किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई सरकार जबरदस्ती रिटायर्ड नहीं कर सकती है। जी यह उसका संवैधानिक अधिकार है। जी। सरकार किसी को जबरदस्ती रिटायर कर ही नहीं सकती। यह आरोप सरासर गलत है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जब से 2014 से सरकार बनी है, मोदी जी जब से सत्ता संभाले हैं, इस देश में पहली बार किसी दलित को देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित किया उस गवर्नमेंट ने, श्री रामनाथ कोविंद जी को। दूसरी बार फिर एक दलित को, और वो भी महिला को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समर्थन किया और वो देश की राष्ट्रपति बनी, प्रथम नागरिक। अब तक जितनी भी दलों की सरकारें रही हैं जो 2014 के पहले, केवल भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़ दिया जाए, उन्होंने भी स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था। तो हम जब अवसर पाते हैं, हम जब सत्ता में होते हैं, तो हम दलित का भी सम्मान करते हैं, हम अल्पसंख्यक का भी सम्मान करते हैं। और जहां तक बात है राष्ट्रपति मुर्मू जी को वहां खड़े रहने की, तो आप देखिए पहले वहां पर उनके बैठने का स्थान बिल्कुल निश्चित था, सुरक्षित था, क्योंकि वो आडवाणी जी के सम्मान में स्वतः थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उनको बैठने के लिए अब विपक्ष के पास कुछ मुद्दे नहीं है तो इसी तरह की बातें आती रहेंगी और उन बातों का कोई मतलब नहीं है। कार्यक्रम तो बहुत बड़ा हो रहा है, इसमें अभी एक दो प्रश्न और छूट गए हैं। प्रश्न प्रतिनिधियों से हैं, जो आपके उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं उनसे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है राय जी को, और जहां तक देखा जाए तो लास्ट तक कहीं कोई चर्चा नहीं थी कि ऐसा आदमी कोई जो है इनका नाम आएगा। क्या कहानी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप देखे होंगे कि कार्यकर्ता का सम्मान होता है, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न कि पारिवारिक पार्टी है। पहली बात आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बड़े पदों पे जो पदाधिकारी हुए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हुए, हमारे जिला से शुरू करिए, हमारे ब्लॉक से शुरू करिए, ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कभी हमारे पार्टी में अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष नहीं हुआ। कभी हमारी पार्टी में किसी जाति विशेष को इस जाति के नाम पे उनके हाथ में बागडोर नहीं दिया गया। कार्यकर्ता की योग्यता और प्रतिभा के आधार पे उसको जिम्मेदारी दी जाती है। उसी तरीके से इसका जीता जागता उदाहरण है, अभी विगत दिनों जो विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, आपने राजस्थान में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा,
आपने छत्तीसगढ़ में देखा। मोहन यादव जी को पता नहीं था, मुख्यमंत्री की घोषणा के दिन तक उनको नहीं मालूम था कि हमें मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। और उस सदन में, विधायकों की बैठक में वो पीछे बैठे हुए थे। जब उनका नाम आता है तो वो खुद ही चकित थे, आश्चर्यचकित थे कि मुझे बुलाया जा रहा है, ये सच है। उनको ये सपने जैसा लग रहा था। लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता को वहां मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसी तरह का उदाहरण आपने राजस्थान में भी देखा और उसी तरह का उदाहरण आपने मध्य प्रदेश में, वहां पे छत्तीसगढ़ में भी देखा। तो भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को कब सम्मान मिल जाएगा उसके योग्यता के आधार अनुसार, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। उसी तरीके से ठीक गाजीपुर में भी हुआ। लोकसभा के जितने दावेदार थे चुनाव में, ऐसे कई नामी गिरामी दावेदार भी थे। कई दूसरे दलों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके टिकट मांग रहे थे लोकसभा का, गाजीपुर से 75 से। लेकिन अंतिम समय तो नहीं कर सकते, अभी तो समय बहुत ज्यादा है। श्री पारसनाथ राय जी का नाम पार्टी ने तय किया और पारसनाथ राय जी फिर जनता के बीच में हैं आज उम्मीदवार के रूप में। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह आश्चर्य केवल विपक्ष के लिए है। जैसे क्या है कि जब कोई चुनाव होता है तो हर दल में दावेदार होते हैं, टिकट मांगते हैं, मिलता किसी एक को है। ऐसा नहीं कि 10 योग्य है तो 10 को मिल जाएगा, उसमें से किसी एक ही योग्य को मिलेगा जी। और दल का जो संस्कार है, कुछ कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं और कुछ कार्यकर्ता टिकट नहीं मांगते हैं। दल की जिम्मेदारी बनती है कि हम किस कार्यकर्ता को टिकट दें, यह दल का विषय होता है, उसके सूझबूझ पे डिपेंड करता है। तो श्री पारसनाथ राय जी ने टिकट नहीं मांगा था, वो भी खुद कह रहे हैं कि हम टिकट नहीं मांगे थे। लेकिन दल ने विचार किया कि तमाम दावेदारों के बीच में श्री पारसनाथ राय जी एक योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं और योग्य उम्मीदवार हैं भी। वो हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, बीएचयू के प्रोडक्ट हैं और शिक्षा जगत में उनका एक नाम है। पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के नाम से वो विद्यालय चलाते हैं, न कि अपने पिता के नाम से विद्यालय चलाते हैं। जिस मालवीय जी ने एक बड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चूंकि वो वहां से पढ़ के आए थे तो उनको लगा कि हमने जो शिक्षा ग्रहण किया है, हम मालवीय जी के बनाए हुए इस इतने बड़े विद्यालय से हमने शिक्षा ग्रहण किया है, तो उनके सम्मान में उन्होंने अपने गांव में जो विद्यालय खोला वो पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से खोला। आज आप उठा करके नजर देख लीजिए, लोग अपने माता पिता के नाम पे विद्यालय खोल रहे हैं जिनका कोई योगदान नहीं समाज में। और वहीं पारसनाथ राय जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनका दूर दूर से उनका कोई निजी रिश्ता उनसे नहीं है, तो देश के इतने बड़े शख्सियत, इतने बड़े महापुरुष के नाम पे उन्होंने विद्यालय खोल के एक संदेश दिया। और ना जाने कितने लोग वहां से पढ़ के शिक्षा ग्रहण करके आज देश के कोने कोने में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। तो पारस जी ने तो एक बड़ा काम और एक बड़ा संदेश दिया। इससे तो देश में, इस जिले के तमाम विद्यालय चलाने वालों को सबक लेना चाहिए। जी, आप लोग इस कार्यक्रम में आए और बहुत खुलकर चुनावी विषयों पर बात की और हमको लगा कि कुछ उग्र भी हो गए थे आप लोग, लेकिन हमें लगता है कि ये कुछ चीज़ें जरूरी भी थी। अपनी बात को रखने में आदमी उग्र हो जाता है, लेकिन थोड़ा उसको संयम रखना चाहिए। और आशा करते हैं कि आप तीनों लोगों की पार्टियां मजबूती से लड़ेंगे। अब जीतेगा तो कोई एक ही। हम सबको इसी के लिए बधाई देते हैं, अभी बधाई देते हैं कि आप तीनों की पार्टियां जीतें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।